इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं तो 12 और 13 जनवरी 2025 का वायदा आपकी पाठशाला द्वारा। ठीक है, पहला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य अपने वन पारिस्थितिक तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद ग्रीन यानी ग्रीन जीडीपी से जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया है? ए छत्तीसगढ़, बी केरल, सी महाराष्ट्र, सी डी मध्य प्रदेश। तो कौन सा? ये छत्तीसगढ़ है जिसने अपने क्या है पारिस्थितिक वन अपने वन पारिस्थितिक तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रीन जीडीपी से जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया है। छत्तीसगढ़ ने वनों के आर्थिक और पर्यावरणीय मूल्य को पहचानते हुए अपने वन पारिस्थितिक तंत्र को हरित जीडीपी में एकीकृत करने में अग्रणी भूमिका निभाई है। हरित जीडीपी प्राकृतिक संसाधनों की कमी और पारिस्थितिक तंत्र के क्षरण जैसी पर्यावरणीय लागतों को ध्यान में रखकर पारंपरिक जीडीपी संशोधित करता है। यह पल आर्थिक विकास को पर्यावरणीय स्वास्थ्य के साथ जोड़ते हुए जैव विविधता संरक्षण और सतत विकास पर जोर देती है। हरित जीडीपी ढांचे के भीतर वनों को महत्व देकर छत्तीसगढ़ सतत प्रथाओं और जलवायु परिवर्तन शमन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है, जो विकास और कल्याण के संतुलित और समावेशी मूल्यांकन के लिए क्या समान दृष्टिकोण अपनाने के लिए अन्य राज्यों के लिए एक क्या उदाहरण स्थापित करता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के उच्च न्यायालय ने ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस नियम 2022 और संबंधित विनियमों को रद्द कर दिया? ए तमिलनाडु सरकार ने, बी कर्नाटक सरकार ने, किस राज्य के उच्च न्यायालय ने? मतलब तमिलनाडु के उच्च न्यायालय ने, बी कर्नाटक राज्य के उच्च न्यायालय, या सी गुजरात के उच्च न्यायालय ने, या डी महाराष्ट्र के उच्च न्यायालय? तो कौन से? कर्नाटक का उच्च न्यायालय जिसने ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस नियम 2022 और संबंधित विनियमों को रद्द कर दिया। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार द्वारा अतिक्रमण का हवाला देते हुए ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस नियम 2022 को अमान्य घोषित कर दिया है। इसका केंद्र द्वारा अतिक्रमण का हवाला देते हुए। ठीक है, न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि विद्युत अधिनियम 2003 KERC जैसे राज्य विद्युत विनियामक आयोग को विशेष विनियामक शक्तियां प्रदान करता है। निर्णय ने टैरिफ और ओपन एक्सेस नियमों सहित बिजली से संबंधित प्रावधानों के प्रबंधन में राज्य नियामक निकायों की स्वायत्तता पर प्रकाश डाला, जबकि केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय संधि दायित्वों का हवाला देते हुए GEOA नियमों को उचित ठहराया। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि शक्तियां विद्युत अधिनियम 2003 द्वारा स्थापित विनियामक ढांचे के तहत राज्य प्राधिकरण को ओवरराइड नहीं कर सकती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जनसंख्या अनुसंधान संस्थान के अनुसार किस देश की जनसंख्या बढ़ने की तुलना में 5 गुना तेजी से वृद्धि हो रही है? मतलब किस देश की जनसंख्या बढ़ने की तुलना में 5 गुना तेजी से वृद्धि हो रही है? ए टर्की की, बी मिस्र की, सी सऊदी अरब की, या डी ईरान की? तो कहां पे है? ईरान की। ईरान की आबादी में एक महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय बदलाव देखने को मिल रहा है। अनुमान है कि
2050 तक इसकी एक तिहाई आबादी केवल 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र की होगी। इस तेजी से बढ़ती उम्र का कारण लंबी जीवन प्रत्याशा और घटती जन्म दर, जो आर्थिक चुनौतियों और अंतर पीढ़ीगत वित्तीय बोझ को जन्म देती है। ईरान सरकार ने इस उच्च जन्म दर को प्रोत्साहित करने के लिए सार्वजनिक अभियान शुरू किए हैं, लेकिन आर्थिक अस्थिरता और बेरोजगारी इन प्रयासों में बाधा डालती है। अगला प्रश्न है, भू विज्ञान और अन्वेषण में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत किस देश के साथ क्या सहयोग कर रहा है? किसमें? भू विज्ञान और अन्वेषण। ठीक है। ए रूस के साथ, बी चीन के साथ, सी कजाकिस्तान के साथ या डी मंगोलिया के साथ। तो ये किसके साथ कर रहा है? ये मंगोलिया के साथ कर रहा है। किसके साथ? ये मंगोलिया के साथ। भारत भू विज्ञान और अन्वेषण में सहयोग को मजबूत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन यानी कि एमओयू एमओयू पर हस्ताक्षर करके मंगोलिया के साथ सहयोग करने के लिए तैयार है। यह साझेदारी लंबे और कोकिंग कोयले जैसे आवश्यक संसाधनों को सुरक्षित करने पर केंद्रित है, जो बिजली उत्पादन, निर्माण और इस्पात निर्माण उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है। मंगोलिया के समृद्ध खनिज भंडार भारत को अपनी आपूर्ति श्रृंखला में विविधता लाने, पारंपरिक आपूर्तियों पर निर्भरता कम करने और अपने औद्योगिक विकास और स्थिरता का समर्थन करने के लिए संसाधन सुरक्षा बढ़ाने का अवसर प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा देश वर्तमान में अपनी सेना और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के बीच संघर्ष के कारण मानवीय संकट का सामना कर रहा है? ए इथियोपिया, बी सीरिया, डी सूडान या डी ओमान। तो कौन सा? ये सूडान सेना, क्योंकि ये सूडान सेना और रैपिड सपोर्ट फोर्स के बीच चल रहे संघर्ष के कारण सूडान गंभीर मानवीय संकट का सामना कर रहा है। युद्ध ने 12 मिलियन लोगों को विस्थापित कर दिया, 5 क्षेत्रों में अकाल पैदा कर दिया और बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को ध्वस्त कर दिया। 3 मिलियन से अधिक बच्चे क्या कुपोषण के जोखिम में हैं, जिनमें जिनमें से 2025 में क्या 7,72,000 के गंभीर तीव्र कुपोषण से पीड़ित होने की आशंका है। हिंसा ने मानवीय सहायता में बाधा डाली और शिक्षा को बाधित किया, जिससे सूडान में बच्चों और उसके भविष्य के लिए दीर्घकालिक विकास संबंधी परिणाम सामने आए। यह संकट अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप और राजनीतिक समाधान को क्या तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है। अगला प्रश्न है, भारत ने 5 वर्षों के भीतर खाद्य और पेय, कृषि और समुद्री क्षेत्रों के लिए क्या निर्यात लक्ष्य निर्धारित किया है? ए 75 बिलियन डॉलर, बी 100 बिलियन डॉलर, 100 बिलियन डॉलर, बी 100 बिलियन डॉलर, सी 50 बिलियन डॉलर या डी 150 बिलियन डॉलर। तो कितना? ये 100 बिलियन डॉलर का लक्ष्य रखा। कितना? 100 बिलियन डॉलर। ऑप्शन बी है। भारत ने अगले 5 वर्षों में खाद्य और पेय यानी F&B, ठीक है, कृषि समुद्री क्षेत्रों के लिए कितना? 100 बिलियन डॉलर का महत्वाकांक्षी निर्यात लक्ष्य निर्धारित किया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इंडस फूड 2025 के दौरान इसकी घोषणा की। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए 14 से 15% वार्षिक वृद्धि की आवश्यकता पर बल दिया। इंडस फूड 2025 की सफलता और एपीडा और एमपीईडीए की पहल पिछले साल के 50 बिलियन डॉलर के निर्यात को प्राप्त करने में सहायक रही है, जो वैश्विक व्यापार में भारत की मजबूत स्थिति को दर्शाता है। यह लक्ष्य आर्थिक विकास के लिए अपनी कृषि और समुद्री शक्तियों का लाभ उठाने और भारत के फोकस को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में आयोजित होने वाले एआई एक्शन शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? ए फ्रांस, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी चीन या डी भारत। कौन कर रहा है? तो ये कर रहा है कौन? ये भारत। ठीक,
कौन कर रहा है? फ्रांस कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 से 11 फरवरी 2025 को पेरिस फ्रांस में एआई एक्शन समिट में भाग लेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की मेजबानी में आयोजित इस समिट में एआई गवर्नेंस, इनोवेशन, विश्वास, गलत सूचनाओं से निपटने पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। यह कार्यक्रम वैश्विक एआई परिदृश्य के केंद्र में खुद को स्थापित करने में फ्रांस की भूमिका पर प्रकाश डालता है और भारतीय भागीदारी एआई प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने और क्षेत्र में वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने में दोनों देशों के बीच मजबूत होती साझेदारी को रेखांकित करती है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला जनरेशन बीटा शिशु कहाँ पैदा हुआ? बीटा शिशु पूछ रहा कहाँ पैदा हुआ? ए मिजोरम में, बी महाराष्ट्र में, सी असम में या डी नागालैंड में? तो ये हुआ कहाँ पे? ये हुआ मिजोरम में, बीटा शिशु। भारत में पहले जनरेशन बीटा बेबी फ्रैंकी रेमोरू अटडिका जेडेंग का जन्म 1 जनवरी 2025 को मिजोरम में हुआ। बच्चे का जन्म आइजोल के सिनाड अस्पताल में, कहाँ पे? सिनाड अस्पताल में हुआ, जो भारत में इस सांख्यिकी समूह के पहले बच्चे के रूप में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। जनरेशन बीटा 2025 के बाद से पैदा होने वाले बच्चों को संदर्भित करता है, जो डिजिटल जन्म और स्थिरता केंद्रित मूल्यों के युग का प्रतिनिधित्व करता है। अगला प्रश्न है, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी द्वारा मापी गई नवंबर 2024 में भारत के कारखाना उत्पादन की वृद्धि दर क्या थी? कारखाना उत्पादन की वृद्धि दर क्या थी? ए 3.7%, बी 5.2%, सी 4.1% या डी 6.5%। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के अनुसार भारत का कारखाना उत्पादन नवंबर 2024 में 5.2% बढ़ा, जो 6 महीने में सबसे अधिक वृद्धि दर है। यह वृद्धि अनुकूल आधार प्रभावों, त्योहारी अवधियों के दौरान मौसमी मांग और विनिर्माण पूंजीगत वस्तुओं और उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं में उल्लेखनीय सुधारों के कारण हुई। ठीक है, अप्रैल नवंबर 2024 के संचयी औद्योगिक वृद्धि के 4.1% दर्ज की गई है। अगला प्रश्न है, 10 जनवरी 2025 को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए की रिकॉर्ड न्यूनतम निम्न दर क्या थी? कब से? 10 जनवरी पूछा, 10 जनवरी। देखिए, ए 85.50, बी 85.96 रुपए, सी 86 रुपए या डी 87 रुपए। तो ये कितना था? ये 86 रुपए निचले स्तर पर था। कितना गया? 86 रुपए। ऑप्शन बी है। 10 जनवरी 2025 को भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले के 86 रुपए के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया, जो एक महत्वपूर्ण गिरावट को दर्शाते हैं। यह गिरावट मजबूत अमेरिकी डॉलर, निरंतर विदेशी संस्थागत निवेशक के बहिर्वा और वैश्विक कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण हुई। इन कारकों ने रुपए पर दबाव बढ़ाया, जो भारतीय अर्थव्यवस्था में चुनौतियों और विदेशी मुद्रा बाजार में बढ़ती अस्थिरता को दर्शाता है। भारतीय रिजर्व बैंक के हस्तक्षेप के बावजूद रुपया पहली बार क्या 86 की सीमा को पार कर गया, 86 रुपए की सीमा को पार कर गया। अगला प्रश्न है, ऊर्जा और सीमेंट क्षमता बढ़ाने के लिए अडानी समूह के 75,000 करोड़ रुपए के निवेश से किस राज्य को लाभ होगा? ए गुजरात को, बी महाराष्ट्र को, सी छत्तीसगढ़ को या डी कर्नाटक को? तो ये किसको होगा? ये छत्तीसगढ़ को। ऑप्शन सी है, छत्तीसगढ़ को। बीसीसीआई का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है? बीसीसीआई, ए अजय शाह को, बी प्रभजीत सिंह भाटिया को, सी सौरव गांगुली को या डी देवजीत सैकिया को? किसको ये दिया गया है? नया सचिव किसको बनाया गया? ये बनाया गया देवजीत साकिया को। ऑप्शन डी है, देवजीत साकिया को। अगला प्रश्न, भारत ने किस वर्ष तक 500 गीगावाट स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? ए 2030 तक, बी 2025 तक, सी 2040 तक या डी 2028 तक? तो कहाँ पे? 2030 तक। ऑप्शन ए है और 2030 तक। 2030 तक क्या
500 गीगावाट स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। यह सौर, पवन, हाइड्रोजन और बैटरी जैसे क्षेत्रों में स्थिरता बढ़ाने और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के देश के प्रयासों के अनुरूप है। निर्धारित समय से पहले 200 गीगावाट को पार करने जैसी शुरुआती उपलब्धियां इस उपलब्धि तक पहुंचने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अगला प्रश्न है, अगले 5 वर्षों में किस क्षेत्र को 50,000 करोड़ रुपए का निवेश प्राप्त होगा? ए रेलवे को, बी रोडवेज को, सी अंतर्देशीय जलमार्ग को, या डी विमानन को? तो ये किसको होगा? ये अंतर्देशीय जलमार्ग विकास प्राधिकरण को, यह क्या अंतर्देशीय जलमार्ग को। सरकार ने 5 वर्षों में 50,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास को प्राथमिकता दी है। इस पहल में तटीय समुदायों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए रियो राइन कम्युनिटी डेवलपमेंट स्कीम और 1000 ग्रीन वेसल की तैनाती जैसे महत्वपूर्ण उपाय शामिल। अंतर्देशीय जलमार्ग रेल और सड़क नेटवर्क पर बोझ को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो पर्यावरण और आर्थिक लक्ष्यों के साथ संरेखित परिवहन का एक टिकाऊ और कुशल तरीका प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र में सभी मौसम में कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन किया गया? ए हिमाचल प्रदेश में, बी उत्तराखंड में, सी सिक्किम में, या डी जम्मू कश्मीर में? तो इसका उत्पादन क्या है? जम्मू कश्मीर। ऑप्शन डी है जम्मू कश्मीर। कितने इसकी लंबाई है? 6.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है। लंबी दो तरफा सुरंग, यानी कि इधर से, एक इधर से, एक इधर, ठीक है, दो तरफा सुरंग जेड मोड़ का उद्घाटन किया। श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगभग कितना 8,652 फीट की ऊंचाई पर बनी यह सुरंग सोनमर्ग और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क सुनिश्चित करती है। 2400 करोड़ रुपए की लागत से बनी यह सुरंग क्या हिमस्खलन प्रवण क्षेत्र को दरकिनार करते हुए यात्रा के समय को 2 घंटे से घटाकर कितना 15 मिनट कर देती है। इससे सोनमर्ग को साल भर पर्यटन स्थल में बदलने, स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने की उम्मीद है। यह परियोजना क्या जोजिला सुरंग के चल रहे निर्माण का भी पूरक है, जो हिमालय क्षेत्र में संपर्क को मजबूत करती है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह द्वारा मेगा उद्यमिता विकास सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में किया गया? ये हैदराबाद में। कौन सा सम्मेलन है? मेगा उद्यमिता विकास सम्मेलन। ए बेंगलुरु में। किसके द्वारा? राजीव रंजन सिंह के द्वारा। ये केंद्रीय मंत्री हैं। ए हैदराबाद में, बी बेंगलुरु में, सी पुणे में, या डी अहमदाबाद में? तो कहाँ पे? पुणे में किया गया। ऑप्शन सी है पुणे में। पुणे में मेगा उद्यमिता विकास सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने किया। इस कार्यक्रम में क्या पशुधन क्षेत्र में प्रगति पर जोर दिया गया, जिसमें 545 करोड़ रुपए की लागत वाली 40 पशुधन परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया। इस सम्मेलन का उद्देश्य विभिन्न हितधारकों को एक साथ लाना, क्षेत्रीय चुनौतियों का समाधान करना और पशुधन उद्योग में विकास और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए उद्यमिता को बढ़ावा देना, जिससे व्यापक आर्थिक विकास में योगदान मिल सके। अगला प्रश्न है, डीआरडीओ की हिम कवच प्रणाली किस लिए डिजाइन की गई है? किसमें? हिम कवच प्रणाली किस लिए डिजाइन की गई? ए ठंड के मौसम के कपड़े के लिए, बी बुलेट प्रूफ जैकेट, सी सामरिक वाहन, या डी संचार प्रणालियों के लिए? तो इसका क्या है? ऋतु परिधान प्रणाली के लिए, ठीक है, शीत ऋतु यानी ठंडे के मौसम कपड़े के लिए। ऑप्शन ए है। हिम कवच एक बहुस्तरीय शीत ऋतु परिधान प्रणाली है, जिसे डीआरडीओ द्वारा +20 डिग्री सेल्सियस से -60 डिग्री सेल्सियस तक के चरम जलवायु में सैन्य कर्मियों की परिचालन दक्षता को बढ़ाने के लिए विकसित किया गया। यह बेहतर इंसुलेशन, सांस लेने की क्षमता और नमी से सुरक्षा प्रदान करता है, जिससे चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में आराम और कार्य क्षमता सुनिश्चित होती है। इस प्रणाली ने कठोर उपयोगकर्ता परीक्षाओं का सफलतापूर्वक पारित किया, जो वास्तविक जीवन के सैन्य अभियानों में इसकी विश्वसनीयता को प्रदर्शित करता है।
हिमालय क्षेत्र के कठोर वातावरण में काम करने वाले सैनिकों के लिए डिजाइन किया गया। हिम कवच चरम मौसम से उत्पन्न गंभीर चुनौतियों का समाधान करता है। यह नवाचार सैन्य परिधान में एक छलांग को दर्शाता है जो अत्यधिक ठंडी परिस्थितियों में सशस्त्र बलों की सुरक्षा और प्रभावशीलता का समर्थन करता है। अगला प्रश्न, महाकुंभ 2025 किस शहर में शुरू हुआ? ए प्रयागराज में, बी वाराणसी में, सी हरिद्वार में या डी उज्जैन में? काफी प्रयागराज में। आस्था और मानवता के विश्व के सबसे बड़े समागम के रूप में जाना जाने वाला महाकुंभ उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में शुरू किया हो गया है। इस भव्य आध्यात्मिक समागम को शामिल होने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए व्यापक व्यवस्था की गई। सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा क्या स्थापित कालाग्राम एक उल्लेखनीय आकर्षण है जो भारत के जीवंत सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करता है। कालाग्राम का उद्घाटन केंद्रीय मत्स्य संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया, जिससे इस आयोजन का सांस्कृतिक महत्व और बढ़ गया। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2024 में खुदरा मुद्रास्फीति दर क्या थी? ए 5.4%, 48%, बी 5.22%, सी 8.39%, डी 4.58%। कितना था? तो ये कितना था? ये 5.22%। यानी ऑप्शन बी है खुदरा मुद्रास्फीति। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ अपराध मुक्त सीमा सहयोग पर चर्चा की? हाल ही में भारत ने किस देश के साथ अपराध मुक्त सीमा सहयोग पर चर्चा की? ये नेपाल के साथ में, बी भूटान के साथ में, सी म्यांमार के साथ में या डी बांग्लादेश के साथ में? किसके साथ? ये बांग्लादेश के साथ। ऑप्शन डी। भारत और बांग्लादेश ने सीमा सहयोग को मजबूत करने, अपराध मुक्त सीमा हासिल करने के लिए चर्चा की। मुख्य विषयों में तस्करी, आपराधिक गतिविधियों, मानव तस्करी से निपटना शामिल था। दोनों देशों ने सीमा पर बाड़ लगाने और सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश ने बीजीबी के बीच सहयोग के महत्व पर जोर दिया ताकि बेहतर सुरक्षा और प्रभावी अपराध प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके। यह प्रयास मजबूत द्विपक्षीय संबंधों को बनाए रखते हुए सुरक्षित और संरक्षित सीमाओं को बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों की प्रतिबद्धता को क्या करता है? रेखांकित करते हैं। अगला प्रश्न है, किस शहर में 9 विस्तारित प्रधान डाकघर और पासपोर्ट सेवा केंद्र उद्घाटन किया गया? क्या पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन किया? ए गुना में, बी भोपाल में, सी इंदौर में या डी जबलपुर में? कहाँ पे किया गया था इसका उद्घाटन? ये गुना में। कहाँ पे है? गुना में। ऑप्शन ए है। 9 विस्तारित क्या है? गुना प्रधान डाकघर और पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन मंत्री ज्योतिराज सिंधिया ने किया। 1154 वर्ग फीट के क्षेत्र में क्या है? 43.18 लाख की लागत से निर्मित यह सुविधा उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ डाक सेवाओं को आधुनिक बनाने में केंद्रित है। इसका उद्देश्य सुकन्या समृद्धि योजना और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जैसे पहलों सहित नागरिक सेवाओं को बढ़ाना है। यह विकास क्षेत्रीय पहुंच में सुधार और कुशल सार्वजनिक कल्याण सेवाएं प्रदान करने के लिए इंडिया पोस्ट के दृष्टिकोण के अनुरूप है। अगला प्रश्न है, भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 यानी कि इंडिया एनर्जी वीक 2025 कब आयोजित किया जाएगा? ए 20 से 23 जनवरी, बी 11 से 14 फरवरी, सी 5 से 8 मार्च या डी 15 से 18 अप्रैल तक? यहाँ पे 11 से 14 फरवरी यानी कि ये ऑप्शन बी। भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 से 11 से 14 फरवरी तक नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में 120 देशों के 70,000 से अधिक प्रतिनिधि, 700 अधिक प्रदर्शक और 10 देश के मंडप शामिल होंगे, जिनमें अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान जैसे प्रमुख देश शामिल हैं। डिकार्बोनाइजेशन, ऊर्जा समानता, नवाचार, डिजिटलीकरण पर केंद्रित थीम के साथ यह कार्यक्रम ऊर्जा के स्वतंत्रता प्राप्त करने और स्थिरता को आगे बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश 2026 में राष्ट्रमंडल देशों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी करेगा? यानी कि CSPOC का क्या है?
मेजबानी करेगा। ए ऑस्ट्रेलिया, बी भारत, सी कनाडा या डी यूनाइटेड किंगडम। तो कौन करेगा? ये भारत करेगा। भारत को 2026 में राष्ट्रमंडल देशों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी के लिए चुना गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस बात की घोषणा करते हुए कहा कि सम्मेलन में संसदीय प्रक्रिया में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और सोशल मीडिया के एकीकरण जैसे विषयों पर चर्चा की जाएगी। यह महत्वपूर्ण आयोजन वैश्विक संसदीय सहयोग में भारत की सक्रिय भागीदारी और शासन और लोकतंत्र में उभरती चुनौतियों का समाधान करने में इसके नेतृत्व की पुष्टि करता है। अगला फिर देखते हैं दिसंबर की मोस्ट इम्पोर्टेंट वो देख लेते हैं, डेट देख लेते हैं। 1 दिसंबर को मनाया विश्व एड्स दिवस, समुदायों का नेतृत्व करने का इसका क्या है थीम है। 2 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। थीम है एक स्वच्छ और स्वस्थ ग्रह के लिए सतत विकास। 2 दिसंबर को मनाया दासता के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। परिवर्तनकारी शिक्षा के माध्यम से नस्लवाद गुलामी की विस्तार से लड़ना। और 2 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। इसका थीम है डिजिटल डिवाइस पर एक पुल। तीन दिसंबर को मनाया जाता है विश्व विकलांग दिवस या विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। क्या इसका थीम है विकलांग व्यक्तियों के साथ उनके द्वारा एसडीजी को बचाने यानी कि एसडीजी को बचाने और प्राप्त करने के लिए कार्रवाई में एकजुट। 4 दिसंबर को मनाया जाता है भारतीय नौसेना यानी कि इंडियन नेवी डे, समुद्री क्षेत्र में परिचालन दक्षता, तत्परता और मिशन उपलब्धि। 5 दिसंबर को मनाया जाता है सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस। सामूहिक कार्रवाई की शक्ति अगर हर कोई करता है। विश्व मृदा दिवस भी मनाया जाता है 5 दिसंबर को, मिट्टी जहां भोजन शुरू होता है। 6 दिसंबर को मनाया जाता है बी आर अम्बेडकर की पुण्यतिथि मनाई जाती है। राष्ट्रीय माइक्रोवेव ओवन दिवस भी मनाया जाता है 6 दिसंबर को। 7 दिसंबर को मनाया जाता है सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर को। और 7 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया जाता है। इसका थीम है वैश्विक विमानन विकास के लिए नवाचार को आगे बढ़ाना। इसका थीम है वैश्विक विमानन विकास के लिए नवाचार को आगे बढ़ाना। इसका थीम है। 9 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। इसका थीम है 20 पर UNCAC भ्रष्टाचार के खिलाफ दुनिया को एकजुट करना इसका थीम है। 10 दिसंबर को मनाया जाता है क्या मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। इसका थीम है भविष्य मानवाधिकार संस्कृति को मजबूत करना और बनाए रखना। अल्फ्रेड नोबेल की पूर्ण तिथि भी 10 दिसंबर को मनाई जाती है। 11 दिसंबर को मनाया यूनिसेफ स्थापना दिवस मनाया जाता है। हर बच्चे के लिए हर अधिकार इसका थीम है। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस भी 11 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका थीम है पर्वतीय पारिस्थितिक तंत्र को बहाल करना। इसका थीम है। 12 दिसंबर को मनाया जाता है सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस। इसका थीम है सभी के लिए स्वास्थ्य कार्रवाई के लिए समय। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 16 दिसंबर को मनाया जाता है विजय दिवस। याद रखें आनंदित हो और नवीकरण करें। 18 दिसंबर को मनाया जाता है भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। ये 18 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है 18 दिसंबर को। सुरक्षित प्रवासन को बढ़ावा देना भी 18 दिसंबर को मनाया जाता है। 19 दिसंबर को युवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया जाता है। गरीब, भ्रष्टाचार और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई इसका थीम है। 22 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय गणित दिवस, सभी के लिए गणित। शीतकालीन संक्रांति शुरू होती 22 दिसंबर को। और 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। इसका थीम है स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के माध्यम से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना। इसका थीम है। 25 दिसंबर को क्रिसमस दिन है। सुशासन दिवस भी मनाया जाता है। किसको? 25 दिसंबर 31 दिन नए साल की पूर्व संध्या है। थैंक यू।